अगर हम इतिहास देखें तो ये तो साफ दिखता है कि जो ताकतवर रहे उन्होंने कमजोरों पर हुकूमत किया है ना। हाँ, ये तो है। लेकिन इतिहास में दूसरी कहानियां भी हैं। बिल्कुल। ऐसी कहानियां जहां लोगों ने अपनी किस्मत, अपनी जिंदगी, अपनी आवाज, इन सब के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। सही। तो आखिर ये आजादी या स्वतंत्रता चीज क्या है जिसके लिए इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी गईं? यही सवाल है, और आज हम इसी स्वतंत्रता की अवधारणा को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं, अध्याय के अंश, उनमें इसी पर बात की गई है। जी। और हम ये देखेंगे कि एक व्यक्ति के लिए और पूरे समाज के लिए इसके मायने क्या हैं। तो हमारी इस चर्चा में हम किन किन बातों पर ध्यान देंगे? पहले तो स्वतंत्रता है क्या, फिर इसके जो दो पहलू बताए जाते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, वो क्या है, हमें समाज में रोक टोक या प्रतिबंधों की जरूरत क्यों है, और वो जॉन स्टुअर्ट मिल का मशहूर हानि सिद्धांत क्या कहता है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की आजादी, उसका क्या मतलब है, इस पर भी बात करेंगे। हाँ, और साथ में नेल्सन मंडेला, आंग सान सू की, इनके संघर्ष, और भारत के संदर्भ में स्वराज, इस पर भी थोड़ी बात होनी चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं स्वतंत्रता के आदर्श से। स्रोत में नेल्सन मंडेला का जिक्र है। बहुत प्रभावशाली उदाहरण है। उनकी आत्मकथा का नाम ही है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। जी। दक्षिण अफ्रीका में जो रंगभेद वाला शासन था, उसके खिलाफ उनका संघर्ष, वो सिर्फ उनका अपना नहीं था। नहीं, वो तो पूरे समुदाय का प्रतिरोध था। और वो नीतियां भी कैसी थीं? मतलब शहरों में घेराबंदी, कहीं आने जाने पर रोक, यहाँ तक कि अपनी पसंद से शादी भी नहीं कर सकते थे। सोचिए जरा। तो इन्हीं अन्यायपूर्ण बंधनों को तोड़ने की जो लड़ाई थी, वही उनकी लंबी यात्रा बनी। और एक जरूरी बात जो स्रोत बताता है, उनका संघर्ष सिर्फ अश्वेत लोगों के लिए नहीं था। हाँ, ये है। मैं वो श्वेत लोगों समेत सभी की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। और कीमत, अपनी जिंदगी के 27 साल जेल में। 27 साल, पूरी जवानी। हाँ, अपनी जवानी, अपने शौक, उन्हें बॉक्सिंग पसंद थी, दोस्तों से मिलना जुलना, अच्छे कपड़े पहनना, संगीत सुनना, ये सब छोटी छोटी खुशियां उन्होंने कुर्बान कर दी। सच में ये सोचना भी मुश्किल है। फिर एक और उदाहरण है आंग सान सू की का। वो गांधी जी के अहिंसा के विचारों से बहुत प्रभावित थी। जी, और उन्हें म्यांमार में उनके ही घर में नजरबंद रखा गया, सालों तक। अपने बच्चों से भी दूर। हाँ, और जब उनके पति बीमार थे, कैंसर से जूझ रहे थे, तब भी उन्हें मिलने नहीं दिया गया। शासकों को डर था कि वो वापस नहीं आएंगी। उफ। उनकी एक किताब है फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति। उनका कहना था कि असली आजादी डर से आजादी है। मतलब हमें लोगों की बातों से, सत्ता के रवैये से, या समाज क्या सोचेगा, मजाक उड़ाएगा, इन सब चीजों से डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल। जब तक ये डर है, तब तक हम सम्मान से जी ही नहीं सकते। ये बहुत गहरी बात है। हाँ, वाकई। और ये दोनों उदाहरण, मंडेला और सू की, हमें एशिया और अफ्रीका के उन राष्ट्रीय संघर्षों की याद दिलाते हैं जो औपनिवेशिक ताकतों के खिलाफ हुए थे। ब्रिटिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। हाँ, उन सब संघर्षों के दिल में यही स्वतंत्रता का आदर्श था। तो फिर ये स्वतंत्रता है क्या? अगर हम इसे परिभाषित करने की कोशिश करें, स्रोत कहता है बाहरी प्रतिबंधों का न होना। जी, ये पहली और सबसे सीधी समझ है। मतलब कोई भारी दबाव या रोक टोक न हो, हम अपने फैसले खुद लें, अपनी मर्जी से काम करें। लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि ये पूरी कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक पहलू है। स्वतंत्रता का एक और गहरा मतलब है अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने की क्षमता का विस्तार, मतलब आत्माभिव्यक्ति। और अपनी संभावनाओं को विकसित करना। हाँ, अपने अंदर जो पोटेंशियल है, जो क्षमताएं हैं, उन्हें विकसित करना। स्वतंत्रता वो माहौल है जिसमें लोग अपनी क्रिएटिविटी, अपनी काबिलियत को निखार सकें। अच्छा, तो मतलब दो बातें हुई। एक, बाहरी रुकावटें न हो, और दूसरा, अपनी प्रतिभा को, अपने हुनर को बढ़ाने के लिए सही माहौल और मौके भी हों। एकदम सही। और इसी नजरिए से एक स्वतंत्र समाज वही है जो अपने लोगों को कम से कम सामाजिक रुकावटों के साथ अपनी संभावनाओं को विकसित करने में मदद करे। भारत की सोच में स्वतंत्रता के लिए एक बहुत खास शब्द है स्वराज। स्रोत इसके बारे में क्या कहता है? स्वराज, इसका सीधा मतलब तो है स्व का शासन, यानी अपना राज। अपना राज। लेकिन इसका एक और गहरा मतलब भी है, स्व के ऊपर शासन, यानी खुद पर नियंत्रण, आत्मसंयम। अच्छा, खुद पर नियंत्रण। हाँ,
तो आज़ादी की लड़ाई में स्वराज सिर्फ अंग्रेजों से राजनीतिक आज़ादी नहीं थी, ये एक सामाजिक और सामूहिक मूल्य भी था। शायद इसीलिए तिलक का वो नारा इतना गूंजा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बिल्कुल। और फिर गांधी जी ने हिंद स्वराज में इसके मायने और गहरे कर दिए। उन्होंने कहा, जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है। उनके लिए स्वराज सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं थी, बल्कि उन सभी बंधनों से मुक्ति थी, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, जो इंसान को उसकी इंसानियत से दूर करते हैं। तो इसमें आत्मसम्मान, जिम्मेदारी का एहसास, खुद को जानना, ये सब शामिल है। हाँ, आत्म साक्षात्कार। स्वराज इस बात पर जोर देता है कि हम अपने असली स्व को पहचानें और समाज के साथ अपने रिश्ते समझें, और इससे जो बदलाव आए वो न्याय के सिद्धांतों पर टिके हों। ये सोच तो आज भी उतनी ही जरूरी लगती है। बिल्कुल, ये व्यक्ति और समाज दोनों की संभावनाओं को खोलने की बात करती है। 21वीं सदी में भी उतनी ही प्रासंगिक है। चलिए अब जरा इन प्रतिबंधों या रुकावटों पर आते हैं। स्वतंत्रता पर ये बंधन आते कहाँ से हैं? स्रोत एक जरिया बताता है, जोर जबरदस्ती और बाहरी नियंत्रण। जी, जैसे कोई तानाशाही सरकार हो या कोई बाहरी ताकत, जैसे औपनिवेशिक शासन था या रंगभेद वाली व्यवस्था थी, सरकारी कानूनों के जरिए भी बंधन लगाए जाते हैं। और इसीलिए शायद लोकतांत्रिक सरकारों को बेहतर माना जाता है, क्योंकि उनमें नागरिकों का अपने शासकों पर कुछ तो नियंत्रण होता है। हाँ, ये नियंत्रण स्वतंत्रता की रक्षा का एक जरूरी जरिया है, लेकिन बंधन सिर्फ सरकारें ही नहीं लगाती। सही कहा। स्रोत सामाजिक असमानता को भी एक बड़ा बंधन मानता है, जैसे हमारे यहाँ जाति व्यवस्था है या बहुत ज्यादा आर्थिक गैर बराबरी। हाँ, ये भी स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। इसी संदर्भ में सुभाष चंद्र बोस का विचार बहुत अहम है। वो सर्वांगीण स्वतंत्रता की बात करते थे। सर्वांगीण स्वतंत्रता मतलब ऐसी आजादी जो हर तरह की हो, व्यक्ति और समाज के लिए, अमीर और गरीब के लिए, औरत और मर्द के लिए, हर इंसान, हर तबके के लिए। सिर्फ राजनीतिक गुलामी से मुक्ति काफी नहीं। अच्छा। वो चाहते थे कि संपत्ति का भी समान बंटवारा हो, जाति के बंधन टूटे, सामाजिक ऊंच नीच खत्म हो, और साथ ही सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरता का भी नाश हो। ये तो बहुत व्यापक सोच है, लेकिन फिर वही सवाल उठता है, अगर स्वतंत्रता इतनी जरूरी है तो हमें प्रतिबंधों की जरूरत ही क्यों है? क्यों ना हो एक ऐसी दुनिया जहां कोई रोक टोक ही न हो? देखिए, स्रोत कहता है कि ऐसी दुनिया शायद मुमकिन नहीं। कल्पना कीजिए, अगर कोई नियम, कोई कायदा, कोई बंधन ना हो तो क्या होगा? अराजकता फैल जाएगी शायद। हाँ, समाज अव्यवस्था में चला जाएगा। हम सब अलग अलग हैं, हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं, ये सब टकराती हैं। सही बात है। सीमित चीजों के लिए होड़ मचती है। रोज की जिंदगी में भी देखते हैं, सड़क पर जरा सी बात पर गुस्सा, पार्किंग के लिए झगड़ा, जमीन जायदाद के मसले, यहाँ तक कि किसी फिल्म पर भी लोग लड़ पड़ते हैं। बिल्कुल। और ये असहमतियां कभी कभी हिंसा का रूप ले लेती हैं। तो समाज को चलाने के लिए हिंसा को रोकने और झगड़ों को निपटाने के तरीके तो चाहिए ही। आदर्श तो यही है कि हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें, भले ही सहमत ना हो, अपने विचार दूसरों पर ना थोपें। और एक आजाद समाज में सबको अपने ढंग से सोचने जीने का हक हो। हाँ, लेकिन मजे की बात यह है कि ऐसा समाज बनाने के लिए भी कुछ नियमों, कुछ प्रतिबंधों की जरूरत पड़ती है। अच्छा, वो कैसे? कम से कम हमें ये स्वीकार करना सीखना होगा कि लोगों के विचार, विश्वास, मत अलग अलग होंगे, और कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारी अपनी आस्थाएं इतनी मजबूत होती हैं कि हमें लगता है दूसरों का विरोध करना जरूरी है, या किसी पर दबाव डाला जाता है कि वो एक खास तरह से सोचे। तब क्या होता है? ऐसी स्थिति में ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपसी मतभेदों पर शांति से बात हो सके और सबकी स्वतंत्रता बची रहे, कानून का संरक्षण और कुछ राजनीतिक प्रतिबंध जरूरी हो जाते हैं। तो फिर असली पहेली ये है कि कौन से प्रतिबंध जरूरी और जायज हैं और कौन से नहीं? हाँ, और ये तय कौन करेगा? सरकार, समाज, और क्या जिंदगी के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनमें कोई बाहरी दखल होना ही नहीं चाहिए? इन सवालों के जवाब ढूंढने में शायद उदारवाद यानी लिबरलिज्म की सोच मदद करती है। हाँ, उदारवाद का इससे गहरा नाता है। उदारवाद को अक्सर सहनशीलता या टॉलरेंस से जोड़ा जाता है। उदारवादी मानते हैं कि आपको किसी की बात पसंद न भी आए, फिर भी उसे अपनी बात कहने का हक है। और आजकल के उदारवाद के केंद्र में व्यक्ति है, इंडिविजुअल। जी,
परिवार, समाज, समुदाय, ये सब तभी महत्वपूर्ण है जब व्यक्ति उन्हें महत्व दें। जैसे शादी का फैसला व्यक्ति का अपना है, न कि परिवार या जाति का। उदारवादी सोच में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ज्यादा अहमियत दी जाती है बाकी मूल्यों के मुकाबले। आमतौर पर हाँ, और वो राजनीतिक सत्ता को भी थोड़ा शक से देखते हैं। पुराने जमाने में तो वो बाजार को खुला छोड़ने और सरकार की कम से कम भूमिका के पक्ष में थे। लेकिन अब ज्यादातर उदारवादी मानते हैं कि एक कल्याणकारी राज्य की जरूरत है जो लोगों की भलाई के लिए काम करे और समाज में गैर बराबरी कम करने के उपाय करे। चलिए अब उस सिद्धांत पर आते हैं जिसका आपने जिक्र किया था, हानि सिद्धांत, हार्म प्रिंसिपल। जॉन स्टुअर्ट मिल का ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। मिल ने अपनी किताब ऑन लिबर्टी में इसे पेश किया। उनका तर्क बहुत साफ है। वो कहते हैं कि किसी व्यक्ति के काम करने की आज़ादी में दखल देने का, चाहे कोई दूसरा व्यक्ति दे या सरकार, सिर्फ एक ही जायज़ कारण हो सकता है, और वो कारण है दूसरों को नुकसान से बचाना। हाँ, आत्मरक्षा, सेल्फ प्रोटेक्शन, या दूसरों को हानि से बचाना, प्रिवेंटिंग हार्म टू अदर्स। बस यही एक मकसद हो सकता है। और मिल ने कामों को दो तरह का बताया था, स्वसंबंध और परसंबंध। जी, स्वसंबंध कार्य वो है जिनका असर सिर्फ करने वाले पर होता है। मिल का कहना था कि इनमें राज्य या किसी बाहरी ताकत को कोई दखल नहीं देना चाहिए। ये वो मामले हैं जहां कोई कह सकता है ये मेरा काम है, मैं जैसे चाहूं करूं। अगर आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आपको क्या मतलब? बिल्कुल। और दूसरे हैं परसंबंध कार्य, जिनका असर करने वाले के अलावा दूसरों पर भी पड़ता है। और अगर इससे दूसरों को नुकसान हो तब बाहरी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। मिल के मुताबिक राज्य का काम है ऐसे कामों को रोकना, लेकिन यहाँ एक लेकिन है। वो क्या? मिल कहते हैं कि दखल तभी देना चाहिए जब हानि गंभीर हो। अच्छा, गंभीर हानि मतलब छोटी मोटी बातों पर नहीं। अगर नुकसान छोटा मोटा है, जैसे कोई पड़ोसी तेज आवाज में संगीत बजा रहा है, तो मिल कहते हैं कि इसके लिए कानून की जरूरत नहीं। समाज की नापसंदगी या सामाजिक अस्वीकृति ही काफी है। लोग नाराजगी जता सकते हैं, शायद बात करना बंद कर दें। पुलिस बुलाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। हाँ, कानूनी प्रतिबंध सिर्फ तभी लगें जब किसी के काम से किन्हीं खास लोगों को वाकई गंभीर नुकसान पहुंच रहा हो। वरना मिल का मानना था कि समाज को आज़ादी की खातिर थोड़ी बहुत असुविधा तो सहनी ही चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमें अलग अलग जीवन शैलियों, नजरियों को सहन करना होगा जब तक कि उनसे दूसरों को बड़ा खतरा ना हो। बिल्कुल। लेकिन ये सहनशीलता वहाँ खत्म हो जाती है जहाँ लोगों को खतरे में डाला जाए या नफरत फैलाई जाए, जिसे हम हेट स्पीच कहते हैं। उस पर प्रतिबंध लग सकता है। हाँ, उस पर लग सकता है, लेकिन यहाँ भी सावधानी चाहिए। प्रतिबंध इतने कड़े ना हो कि आज़ादी ही खत्म हो जाए। जैसे नफरत फैलाने वाले भाषण पर शायद उम्र कैद की सज़ा ज़्यादा हो जाए, लेकिन हाँ, चेतावनी देना, कहीं आने जाने पर रोक लगाना, सभा करने के अधिकार को सीमित करना, ये हो सकता है। हमारे संविधान में भी औचित्यपूर्ण प्रतिबंध यानी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात है। जी, मतलब प्रतिबंध जरूरत के मुताबिक हों, तर्कसंगत हों, संतुलित हों, अति ना हों, और सबसे बड़ी बात, जैसा स्रोत भी कहता है, हमें बात बात पर प्रतिबंध लगाने की आदत नहीं डालनी चाहिए। ये बहुत जरूरी बात है, वरना धीरे धीरे आज़ादी ही सिकुड़ती जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, अब उन दो तरह की स्वतंत्रता पर वापस आते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। इनका क्या मतलब है, थोड़ा और विस्तार से बताएं। हाँ, नकारात्मक स्वतंत्रता, नेगेटिव लिबर्टी, ये उस दायरे को बचाने की कोशिश करती है जिसमें व्यक्ति पर कोई बाहरी रोक टोक ना हो, जहां उसे कोई छेड़ ना सके, वो जो करना चाहे, बनना चाहे, कर सके। एक तरह का निजी दायरा। हाँ, एक अहस्तक्षेप का छोटा सा पवित्र क्षेत्र। ये माना जाता है कि इंसान होने के नाते हमारी गरिमा के लिए ऐसा दायरा जरूरी है जहां हम बिना किसी दखल के जी सकें। इसका मूल सवाल है, वो कौन सा क्षेत्र है जिसका स्वामी मैं हूं? ये किसी चीज से स्वतंत्रता, फ्रीडम फ्रॉम की बात है। ठीक है। और सकारात्मक स्वतंत्रता? सकारात्मक स्वतंत्रता कुछ करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू पर जोर देती है। इसका मूल सवाल है, मुझ पर शासन कौन करता है? और इसका आदर्श जवाब है, मैं स्वयं पर शासन करता हूं। इसमें कौन कौन से विचारक आते हैं? इसकी एक लंबी परंपरा है। रूसो, हेगेल, मार्क्स, गांधी, अरबिंदो, ये सब।
इसका सरोकार व्यक्ति और समाज के रिश्तों से है। रिश्तों को सुधारना ताकि व्यक्ति का विकास हो सके। हाँ, रिश्तों को ऐसा बनाना कि व्यक्ति के विकास में कम से कम रुकावटें आएं। जैसे एक फूल को खिलने के लिए अच्छी मिट्टी, धूप, पानी, देखभाल चाहिए, वैसे ही व्यक्ति को भी अपनी क्षमताएं विकसित करने के लिए सही माहौल चाहिए। गरीबी से मुक्ति, बेरोजगारी से मुक्ति, जरूरी संसाधन, फैसलों में भागीदारी का मौका, शिक्षा, अच्छा जीवन, ये सब। तो नकारात्मक स्वतंत्रता दखल ना देने पर केंद्रित है और सकारात्मक स्वतंत्रता विकास के लिए जरूरी स्थितियां बनाने पर। आप ऐसा कह सकते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता मानती है कि व्यक्ति समाज में रहकर ही स्वतंत्र हो सकता है, उससे अलग होकर नहीं। इसलिए समाज को ऐसा बनाना होगा जो व्यक्ति के विकास में मदद करे। क्या ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं? नहीं, आमतौर पर ये साथ साथ चलती हैं, एक दूसरे को मजबूत करती हैं। लेकिन एक खतरा भी है। वो क्या? कई बार तानाशाह या निरंकुश शासक सकारात्मक स्वतंत्रता की आड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि हम तो लोगों के भले के लिए, उनके विकास के लिए शासन कर रहे हैं, और इस नाम पर वो कठोर नियंत्रण लगा देते हैं। ये तो चिंता की बात है। अब एक और अहम पहलू, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये नकारात्मक स्वतंत्रता के उस निजी दायरे से जुड़ा है ना? हाँ, बिल्कुल। और जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसके पक्ष में बहुत जोरदार तर्क दिए हैं। स्रोत में उनके 4 मुख्य तर्क बताए गए हैं। पहला तर्क क्या है? पहला ये कि कोई भी विचार पूरी तरह गलत नहीं होता। जिसे हम गलत समझ रहे हैं, उसमें भी सच्चाई का कोई अंश हो सकता है। अगर हम उसे दबा देंगे तो वो सच का अंश भी खो जाएगा। अच्छा, और दूसरा सच अक्सर विरोधी विचारों के टकराने से ही निखरता है। जो विचार आज गलत लग रहा है, वो भी सही विचार को सामने लाने में मददगार हो सकता है। तीसरा तर्क शायद ये है कि विचारों का ये टकराव हमेशा जरूरी है। हाँ, सिर्फ पुराने जमाने में नहीं, आज भी। वरना जो बात आज सच मानी जाती है, वो कल एक घिसी पिटी रूढ़ी बन सकती है। जब उसे चुनौती मिलती है, तभी उसकी ताकत साबित होती है। और चौथा तर्क? चौथा ये कि हम कभी भी पूरी तरह निश्चित नहीं हो सकते कि जिससे हम सच मान रहे हैं, वही अंतिम सच है। इतिहास गवाह है, जिन विचारों को कभी समाज ने गलत मानकर दबाया, वो बाद में सही साबित हुए। तो आज अगर हम विचारों को दबाते हैं, तो हो सकता है हम भविष्य के किसी जरूरी ज्ञान से वंचित रह जाएं। ये तर्क तो बहुत वजनदार हैं। वो वोल्टेयर वाली बात याद आती है। हाँ, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे बात कहने के अधिकार की रक्षा मरते दम तक करूंगा, ये उसी भावना को दर्शाता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि किताबों पर, फिल्मों पर, नाटकों पर पाबंदी लगाने की मांग उठती रहती है। स्रोत में भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं। हाँ, सलमान रुश्दी की द सैटेनिक वर्सेस, दीपा मेहता की फिल्म मी नाथुराम बोलते, ये सब। इन पाबंदियों का खतरा क्या है? स्रोत कहता है कि ये भले ही आसान और फौरी हल लगे, लेकिन लंबे समय में ये आज़ादी के लिए खतरनाक है, क्योंकि इससे समाज में रोक टोक लगाने की आदत बन जाती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि कभी कोई पाबंदी लगनी ही नहीं चाहिए? फिल्मों के लिए तो सेंसर बोर्ड होता है। यही तो बहस का मुद्दा है। किन हालात में प्रतिबंध लगाना ठीक है और किन में नहीं, ये तय करना आसान नहीं है। स्रोत एक और बात कहता है कि प्रतिबंध कौन लगा रहा है, इससे भी फर्क पड़ता है। हाँ, जब कोई संगठित समूह, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या फिर खुद सरकार पाबंदी लगाती है, तो वो आज़ादी को ज्यादा कम करती है और उनके खिलाफ लड़ना भी मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम खुद अपनी मर्जी से कोई सीमा तय करते हैं, जैसे कोई छात्र परीक्षा के लिए देर तक पढ़ता है, या कोई खिलाड़ी खास डाइट लेता है, हाँ, अगर ये स्वेच्छा से है किसी लक्ष्य के लिए, तो ये हमारी स्वतंत्रता को उस तरह से कम नहीं करता। जब तक हमें मजबूर नहीं किया जा रहा, हम ये नहीं कह सकते कि हमारी आज़ादी छिन रही है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? हमने शुरू किया था कि स्वतंत्रता मतलब बाहरी रुकावटों का न होना। हाँ, लेकिन अब हम समझ रहे हैं कि स्वतंत्रता हमारी चुनने की क्षमता में भी है, विकल्प चुनने की क्षमता। और जब हम चुनते हैं तो जिम्मेदारी भी आती है। बिल्कुल, अपने कामों और उनके नतीजों की जिम्मेदारी स्वीकार करना। शायद इसीलिए बच्चों को देखरेख की जरूरत होती है, क्योंकि उनमें ये क्षमता अभी पूरी तरह विकसित नहीं होती। तो फिर ये क्षमता सही फैसले लेने की, सोच समझकर चुनने की, जिम्मेदारी उठाने की, ये आती कैसे हैं? स्रोत कहता है, शिक्षा से और सोच विचार कर फैसले लेने के अभ्यास से, अनुभव से। और इस क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? जरूरी है कि राज्य और समाज की सत्ता पर कुछ सीमाएं हों,
ताकि व्यक्ति की स्वतंत्रता को पनपने, फलने, फूलने का मौका मिले। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, स्वतंत्रता एक जटिल विचार है। इसमें बाहरी बंधनों का न होना भी है और विकास के लिए सही माहौल का होना भी। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलू, और इसका गहरा संबंध स्वराज से भी है। और समाज के लिए कुछ जायज सीमाओं की जरूरत भी है, जैसा हानि सिद्धांत बताता है, क्षमता के विकास पर सोचने को कहता है। हाँ, और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है जिस पर शायद आज के दौर में सोचना और भी जरूरी है। क्या सवाल है वो? सवाल ये है कि आज के इस युग में जहां इतनी तेजी से सूचनाएं बदल रही हैं, इतने अलग अलग मूल्य टकरा रहे हैं, वहां समाज में व्यवस्था बनाए रखने और लोगों को नुकसान से बचाने की जरूरत को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जिम्मेदारी से चुनाव करने की क्षमता बढ़ाने की जरूरत के साथ सबसे अच्छे तरीके से संतुलित कैसे किया जा सकता है? ये वाकई एक बड़ा और मुश्किल सवाल है। हाँ, और इस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।